मैं ऊपर वाला नहीं मानती, मुझे यकीन है वो अंदर वाला। मेरी फैमिली में सबसे बड़ा चैलेंज था कि जम्मू कश्मीर से बाहर लड़की को नहीं जाना। बॉयज़ को वो भेज सकते थे बट गर्ल्स को नहीं भेजते थे। प्रोफेशन ही डिग्रेडेड था इस कंट्री में। नमस्ते। वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर अंकज। व्यूअर्स, आज हम आपको डॉक्टर रिदवाना सनम से मिलवा रहे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑथर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, ब्रांड क्रिएटर हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, जो शायद मुझसे ज़्यादा स्वयं अपने बारे में वो खुद बताएंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सनम, वेलकम टू ब्लेसिंग रेडियो विद कमांडर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जैसा कि हमारा करीब करीब ट्रेडिशन है, हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में तो बताएं, लेकिन बचपन से बताएं, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज के बारे में बताएं और किस तरीके से आपकी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें हम। मेरा नाम डॉक्टर रिदवाना सनम है। ये मेरे नाना जी ने रखा था और इसका जो इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे रहा है, कहते हैं ना उर्दू में तासीर, जी। असर, किसी चीज़ का नाम का असर होता है एक इंसान का। और वो बहुत ही यूनिक रहा, बहुत यूनिक जर्नी रही। आई मीन समटाइम्स बियॉन्ड माय इंटेलेक्ट। सो बचपन मेरा कश्मीर में गुजरा है। पहलगाम के पास में एक विलेज है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरी जन्मभूमि वो है, लेकिन मेरा जो कर्म भूमि है वो हरियाणा रहा है। बट समहाउ सर्व मैंने पूरे नेशन को किया है। सो एजुकेशन बैकग्राउंड भी मैंने 10th तक कश्मीर में स्टडी किया है, 11th 12th जम्मू में किया है, और उसके बाद में मेरी जो एजुकेशन हुई कॉलेज, वो हुआ कर्नाटका मैंगलोर से। उसके बाद मैं वापस आई फिजियोथेरेपी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन करके, विच इज़ कॉल्ड बीपीटी। और मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की। और एक ब्रांड बनाना चाहते थे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में। उस टाइम पर प्रोफेशन बहुत चैरिटेबल माना जाता था, उसकी कोई उतनी कदर नहीं थी मार्केट में। और मुझे अभी भी याद है, जब मैंने फिजियोथेरेपी प्रोफेशन चूज़ किया था तो मेरे फैमिली क्राइसिस बहुत उठे थे कि ये बहुत ही लो क्वालिटी प्रोफेशन है, इसको करने से आप क्या कमाओगे, आप कैसे सर्वाइव करोगे लाइफ में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है प्रोफेशन को लेके। बट समहाउ एक धुंध थी कि मुझे डॉक्टर बनना है फिटनेस फील्ड का। सर्जन या कोई और, मुझे ब्लड शेड से बहुत डर लगता था। तो आई वॉज वेरी क्लियर, आई हैड दिस क्लैरिटी कि मैं एक अच्छा सर्जन नहीं बन सकती। और फिजिशियन वाला साइड अगर देखें तो वन हैज़ टू स्टडी अ लॉट, थ्योरी बहुत है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, उसमें स्पेक्स लगता है। तो मुझे ये क्लियर था कि बहुत सारी पढ़ाई करूँगी तो आई साइट वीक हो जाएगी, और मेरा ब्रेन थेरेटिकल है नहीं। तो मुझे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ समहाउ पता था। सो आई वॉज द पर्सन ऑफ एक्शन। मुझे एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अच्छी लगती थी। और मैंने ये सोचा कि घर वाले चाह रहे थे डॉक्टर बनना है, वो ब्रेन में उन्होंने ड्रिल कर दिया था बचपन से ही। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा प्रोफेशन है जो फिटनेस का है, जिसमें डॉक्टर नाम भी मेरी फैमिली को भी एंटरटेनमेंट मिल जाएगा कि उसने कर लिया मेडिकल। और मेरे लिए एक्शन ओरिएंटेड था बिकॉज ये स्किल बेस्ड था। इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं थी, इसमें स्किल पे ज़्यादा फोकस था। तो फर्स्ट 2 इयर्स इसमें थ्योरी होती है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं मेडिकली सबको, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, फिजियोथेरेपी हो। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसमें थ्योरी होती है, बट थर्ड ईयर से ये प्रैक्टिकल है ज़्यादातर। और मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोफेशन को। और जब मैंने कंप्लीट किया इंटर्नशिप, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहती हूँ। तो लोग हंसते थे मुझ पे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे प्रोफेशन में ब्रांड क्रिएट नहीं हो सकता। सो समहाउ मैंने वहाँ पे डिसाइड किया है टू ओपन अ स्मॉल क्लिनिक। मेरे पॉकेट मनी से शुरू किया था। आई स्टिल रिमेंबर आई हैड 25,000 रुपीज इन माई पॉकेट, बट आई हैड अ वेरी ह्यूज विजन। मतलब बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि ब्रांड क्रिएट करना था। तो बैचमेट्स भी, फ्रेंड्स भी, रिलेटिव्स भी, फैमिली भी मुझ पे बहुत हंसती थी, मजाक उड़ाते थे मेरे ड्रीम को लेके। बट मैं उसके बारे में ओपनली बात करती थी कि ये मेरा ड्रीम है, आई ओन इट। एंड आई एम श्योर कि अगर अंदर कोई चीज़ है मेरे, तो उसको क्रिएट होना होगा, उसको मैनिफेस्ट होना होगा, तभी ये ड्रीम है मेरा। तो मैंने उसको ओन किया, मैंने उसको एक्नॉलेज किया, मैंने अपनी फीलिंग्स की, अपनी थॉट्स की रिस्पेक्ट की। और मैंने एक छोटा सा क्लिनिक
का कॉन्सेप्ट बनाया और मैंने अपनी शुरुआत की। ये कब की बात? मैंने करियर शुरू किया एज एन एंटरप्रेन्योर इन 2006। बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक वुमन इस तरह की एक्टिविटी को करना चाहती है तो उतनी सोशल एक्सेप्टेंस भी नहीं होती है। नहीं होती। आपका कुछ I ऐसा agree. एक्सपीरियंस रहा? सर एज ए सेड कि बहुत ही यूनिक जर्नी रही, इतनी आसान तो नहीं थी बट नामुमकिन भी नहीं थी, इम्पॉसिबल भी नहीं थी, पॉसिबल थी। चैलेंजेस विमेन ही नहीं रहा, प्रोफेशन ही डिग्रेडेड था इस कंट्री में। इस टाइम आप देखेंगे तो फिजियोथेरेपी बहुत ही रिनाउंड प्रोफेशन माना जाता है, लोग अब इसको चूज करते हैं एज अ करियर। एम आई राइट? बिल्कुल उस टाइम पर लोग मजबूरी में इस करियर को लेते थे बट मैंने पैशन के लिए लिया है। मैं मतलब क्लैरिटी में थी कि मुझे यही करना है। मुझे घर में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। मेरी फैमिली में सबसे बड़ा चैलेंज था कि जम्मू कश्मीर से बाहर लड़की को नहीं जाना। बॉयज को भेज सकते थे बट गर्ल्स को नहीं भेजते थे। सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज आया था, मेरे फादर ने चाहा था कि मैं जम्मू कश्मीर से बाहर स्टडीज के लिए नहीं जाऊं। बट वहाँ पे हम कहते हैं ना कि वुमन जो होती है वही सपोर्ट कर, तो मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पर। और मेरी मदर ने समहाउ मेरे फादर को मनाया। और सबसे पहला चैलेंज एज अ वुमन था, गर्ल चाइल्ड, कि घर से बाहर जाना स्टडीज के लिए। नहीं तो वो चाहते हैं ग्रेजुएशन करे, कोई कोर्स करे वहीं पर और फिर उसकी शादी करे, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्लानिंग होती है फैमिली की। बट मेरे लिए मदर ने साथ दिया है और मैं घर से बाहर निकल पाई। और मेरे फादर के एक फ्रेंड ने साथ दिया, उन्होंने मेरे फादर की काउंसलिंग करी कि इसको जाना चाहिए, करियर है। कर्नाटका से आके जो मैंने इंटर्नशिप दिल्ली में की तो दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट, उसमें भी बहुत चैलेंजेस थे। और बिकॉज दिल्ली कल्चर अलग था, एटमॉस्फेयर अलग था। उसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी वाज आल्सो एन इशू। फैमिली साइड वो हर बार कॉल करते थे, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। तो एज अ फीमेल वो भी चैलेंज था। एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैंने करियर शुरू किया है अपना, मैंने फरीदाबाद से किया बिकॉज वहाँ पे शॉप जो है रेंट बहुत कम था, पैसे तो उतने थे नहीं। और जिनसे इक्विपमेंट लिया वो भी उधारी पे लिया। जो रेंट जहाँ पे मिला है, आई स्टिल रिमेम्बर, मे दैट सोल बी ब्लेस्ड विद थिंग्स। Like he was like a very kind of uncle. मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि हम डिपॉजिट नहीं दे सकते, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिर्फ 1 मंथ का रेंट दे सकते हैं। तो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई उधारी उधारी पे, बिकॉज 25,000 में ज़्यादा कुछ आता नहीं था, 10,000 तो रेंट ही था। तो छोटा सा एक 2 बेडेड क्लिनिक मैंने शुरू किया है। चैलेंज एज अ फीमेल ये आया इस प्रोफेशन में, पीपल थॉट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मसाज प्रोफेशन, स्पा। तो वो भी बहुत बारी चैलेंज फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि ये प्रूव करना हुआ कि ये मेडिकल का एक पार्ट है, ये ट्रीट करता है, इसमें टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी से ट्रीट करते हैं हम पेशेंट्स को, ये मसाज नहीं है। मसाज इज पार्ट ऑफ इट, एम आई राइट? बट योगा इज पार्ट ऑफ इट, अक्यूपंक्चर जो है पार्ट ऑफ इट है। बट क्वेश्चन ये था कि जो पहले देसी इलाज चलते थे, वो जो बोन्स को सीधा कर देते थे, उसका मेडिकल साइंस आया, फिजियोथेरेपी। तो ये समझाना मुश्किल हो जाता था, इसमें मैनुअल थेरेपी उसको कहते हैं, मतलब साइंटिफिक वे से हम बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ फीमेल चैलेंजेस बहुत आए इसमें। देन एज एन एंटरप्रेन्योर जब हायर किया स्टाफ, तो इनिशियली एज अ फीमेल बॉस वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो कमांड नहीं लेते थे अगर मेल स्टाफ होता था। तो फिर उनका ईगो सेटिस्फाइड करना, उनको हैंडल करना, उनसे काम करवाना, और अपने से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आना क्लिनिक में जब सक्सेस मिलती है। जब मैं सक्सेसफुल हुई तो मैंने गुड़गांव आईटी हब था, और मैंने कहा मेरा ड्रीम ही कुछ बहुत बड़ा था जो समझ में किसी को नहीं आ रहा था, बट मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि ये रब पूरा कर देगा, बस मुझे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी मेंटेन रखनी है। सो मेल ईगो, आई कैन से, फैमिली चैलेंजेस एंड प्रोफेशन जो रिकॉग्नाइज नहीं था कॉर्पोरेट लेवल पर। तो कॉर्पोरेट्स में इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च करना वो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। आपने भी एक शब्द यूज किया, मैनिफेस्ट, और आपने ऐसे कि इस तरह से कहा कि आपने कोई चीज सोची और वो हो गई। ये बड़ी यूनिक सी बात है जो आपने कही, और मैं चाहूंगा आप इसके बारे में थोड़ा और बताएं। क्या और भी लाइफ में ऐसा होता है कि आप किसी चीज को सोचें और वो मैनिफेस्ट हो जाती है? सर मेरी पूरी लाइफ ही मैनिफेस्टेड है। मुझे लग रहा है कि हर चीज जो इंसान सच्चे दिल से सोचता है और फील करता है वो मैनिफेस्ट होना होता है। वो उसको यकीन रखना चाहिए
कि ये जो सोल की जो वॉइस है, ये जो अंदर की आवाज़ है, तो मैं गट फीलिंग की ज़्यादा सुनती हूँ। मेरे सारे डिसीजंस गट फीलिंग बेस्ड होते हैं। 80% 20% मैं इंटेलेक्ट का यूज़ करती हूँ लाइफ में। यहाँ तक कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती हूँ और यहाँ पे कामयाब होना कोई छोटी बात नहीं होती कि प्रॉफिटेबिलिटी को नज़र में रखते हुए चलना। सो मुझे लगा कि लोग इंटेलेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अक्ल जिसे कहते हैं। तो मैंने अक्ल को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, मैंने गट फीलिंग को ज़्यादा सुना। उस पर मैंने ब्रेन का, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस का, और उसको मैंने एग्जीक्यूट इंटेलेक्ट से किया है। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। बट मेरी जो पूरी जर्नी रही है वो मेरे गट फीलिंग बेस्ड रही। तो सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, जो कभी मैंने सोचा था, जो कभी मैंने चाहा था। आपको कहीं लगता है कि ऊपर वाला है जो आपको गाइड करता रहा है, जिसने माफ कर दीजिएगा बोलने में कोई गलती हो जाए तो, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव थिंग। मैं ऊपर वाला नहीं मानती हूँ, मुझे यकीन है वो अंदर वाला है। अंदर वाला है? मुझे यकीन है वो जर्रे जर्रे में है, मुझे यकीन है वो मेरे अंदर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स। जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो मैंने जर्नी एक्सपीरियंस किया, जिसको मैंने जिया है, वी आर डिवाइन बीइंग्स एक्सपीरियंसिंग ह्यूमन लाइफ। वेल सेड। सो जब हम ही डिवाइन क्रिएशन है, जब हम डिवाइन का रिफ्लेक्शन है, तो फिर तो हम ह्यूमन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। दैट मीन्स सारे जो ह्यूमन इमोशंस है, हम कोई भी एक्शन करें, कुछ भी हो लाइफ में, सिचुएशन हो, पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, अचीवमेंट हो, डिजायर्स हो, उसके पीछे एक पर्टिकुलर इमोशन होती है और हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जब हम उसको मैच करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक बात इसमें ज़रूर आएगी कि जब आप ईश्वर को, भगवान को, डिवाइन को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं ना, तो बाहर वाले रिश्ते थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब आप अंदर से जुड़ने लगे तो बाहर से छूटने लगे? और अगर हुआ तो फिर उसका रिएक्शन कैसा था? मेरी जर्नी में जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, उसको उर्दू में कहते हैं मुर्शिद। मेरा रूहानी पीर रहा है मुर्शिद। रूहानी मीन्स वो बॉडी में नहीं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह से मेरी जर्नी शुरू हुई है, जहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। जब मैंने क्लिनिक शुरू किया था तब भी मुझे यकीन था कि मेरी जो रूहानियत का जो सपोर्ट है, क्योंकि ये विदिन आया है ये कॉल कि करना है, ये ब्रांड बन सकता है, ये करियर आगे जा सकता है, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा, कॉर्पोरेट लेवल तक जाएगा, जॉब क्रिएशन होगा, एंटरप्रेन्योर्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ। सिर्फ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ नहीं, मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ। मैं लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ इस फील्ड में। सो वो जो ब्रॉडर विजन था, सिर्फ अपने लिए नहीं था, फिजियोथेरेपी इंडस्ट्री के लिए था, वो निज़ामुद्दीन दरगाह में क्लैरिटी हुई। अंदर का सुनते सुनते जो मैंने जीवन जिया है, तो वो सच में मुझे 2020 लॉकडाउन में अंदर ले गया। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रही हूँ ये मेरा इम्प्लांट किया गया था ब्रेन में, कुछ फैमिली ने, कुछ समाज ने, कुछ मेंटोर्स ने, टीचर्स ने, कॉलेज ने। तो मुझे लगा ये तो सब एक्वायर्ड है मेरे पर। तो अंदर की ओर जर्नी जो शुरू हुई वो 2020 जो लॉकडाउन हुआ था 20 डेज का, बिकॉज फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एक ऐसा था जो हाथ टच वाला है, तो वो तो रहा नहीं। और मैं मानी जाती थी हीलिंग हैंड में, तो मेरा तो कोई काम रहा ही नहीं। तो मैंने स्विच ऑफ किया, क्लिनिक ऑफ रहा। और आई स्टिल रिमेंबर रमदान का मंथ था, फास्टिंग चल रही। फास्टिंग इज प्यूरिफिकेशन, आई एम राइट, वी प्यूरिफाई आवर सेंसेस। चलिए। सो मेरा फास्टिंग चल रहा था, उसमें एनर्जी वाइब्रेशन ऑलरेडी चेंज हो गई थी। मैंने होली बुक हाथ में ली और मैंने क्यूरियोसिटी से सोचा कि मैं एंड टू एंड होली बुक्स पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कुरान कंप्लीट किया, मैंने भगवत गीता कंप्लीट करी, मैंने वेदास कंप्लीट किए, मैंने गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट करी, मैंने होली बाइबल कंप्लीट की। तो मैंने जब ये सारे बुक्स को देखा, एसेंस क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टीच, आई फाउंड ह्यूमैनिटी, दैट इज द बेस्ट रिलीजन। आई रियलाइज कि करेक्टर बिल्डिंग जो है एक इंसान की, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम करेक्टर बिल्ड करें अपना, और अगर मैं अपने एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दूं, जो मेरे ह्यूमन एट्रीब्यूट है, जो मेरे डिवाइन एट्रीब्यूट्स है, सो मुझे लगा होली बुक जो है मेरे इंटेलेक्ट को गाइड कर रही है, इशारा कर रही है कहीं और, तो वो अंदर की ओर इशारा कर रही थी, हार्ट एनर्जी सेंटर। देन आई डिसाइडेड आई विल मेडिटेट। तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया। उसके बाद लॉकडाउन खुला तो है, बट 1 साल तक फिजियोथेरेपी प्रोफेशन नहीं चला।
सो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जो ब्रांड मैंने क्रिएट किया था, जो फ्रेंचाइजीज थी, वो सब कोलैप्स हो गया। तो आउटर वर्ल्ड मेरी कोलैप्स हो गई ऑटोमेटिकली। मैंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, बचाने की कोशिश नहीं की। और उस टाइम पर अगर मैं वो कॉल नहीं लेती तो मैं बैंक में कर्जे में आती, डेट। मुझे लग रहा है एंटरप्रेन्योर्स के पास एक सिक्स सेंस होता है। बिजनेसमैन धोखा खा सकता है, एंटरप्रेन्योर नहीं खाता। वो हमेशा हर स्टेज पर इंटरनल वॉइस को सुनते हुए चेंज करता है एक्सटर्नल अपना। सो इट वाज अ सोल कॉल दैट शट डाउन एवरीथिंग। तो मैंने शट डाउन कर लिया ताकि मैं डेट में ना जाऊं, कर्जे में ना जाऊं, बैंक का लोन ना लेना पड़े। तो आउटर वर्ल्ड प्रोफेशनली तो कोलैप्स हो गई। जो मेरे नेम फेम रेपुटेशन जो कुछ बनाया था वो भी चला गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वैल्यू तो होती नहीं ना सर। जब हम फाइनेंशियली कोलैप्स करते हैं तो हमें कोई नहीं पहचानता, टफ टाइम में हम सबके पराये हो जाते हैं। सो तो मेरे ऑफिशियली जो सर्कल था, जानकार, जो फेमस लोग थे, नाम वाले थे, जो रेपुटेशन वाले, स्टेटस वाले थे, उन्होंने तो पहले ही साथ छोड़ दिया। बिकॉज जब कोई डूब रहा होता है तो उसका कोई उस टाइम पर ना रिश्तेदार होता है और ना ही फ्रेंड होता है, दोस्त। तो मेरा प्रोफेशनल सर्कल छूटा, मेरा बिजनेस छूट गया, मेरे रिश्तेदारी छूट गए। ट्रस्ट मी, देयर वाज अ टाइम 6 मंथ्स तक किसी का एक सिंगल फोन कॉल नहीं आया। जब मैंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि मैं बंद हो रहा है, मेरा टफ टाइम है, तो उन्होंने सोचा शायद बिकॉज सबके पास टफ टाइम था कि ये हेल्प ना मांगे। शायद हो सकता है मेरा वो मतलब इंटरनली थोड़ा सा हो सकता है, उस टाइम हम थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है इसीलिए लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो मैंने कम्युनिकेशन रोक दिया अपनी तरफ से भी। मतलब मैंने रेजिस्टेंस नहीं देखी। जो खोया वो गया, जो रिश्ते गए वो दे वर नॉट मेंट टू बी, बिकॉज आई रियलाइज दे वर पार्ट ऑफ माई सक्सेसफुल जर्नी। जो मेटेरियलिज्म 3 डायमेंशन में जो सक्सेस है वो उसका जर्नी का पार्ट थे। जब वो जर्नी नहीं रही, जब मैं नहीं रही, मेरा रीबर्थ हो गया, ओल्ड सेल्फ को छोड़ना पड़ा, वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया मैंने, क्योंकि चॉइस ही नहीं रही, डिवाइन ने कोई चॉइस ही नहीं रखी। क्योंकि मेडिटेशन जो शुरू करा था, और चैंटिंग को इस्लाम में कहते हैं जिक्र, मैंने जिक्र शुरू की, मैंने मेडिटेशन शुरू किया, और मैं सच में अंदर वाली जर्नी में स्टेप रखा, जिसको कहते हैं रूहानी जर्नी। वो भी मेरे मुर्शिद की वजह से हुआ। उस टाइम मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मुझे ये क्लैरिटी थी दैट इट इज़ अ सोल कॉल। तो मुझे लगा या तो इसकी सुनो, जो इटर्नल है, जो हमेशा साथ रहे, ये दौलत तो बड़ी दौलत है, या तो मैं एक्सटर्नल इस टाइम संभालूं, जो कि ये खो गया तो इसको कैसे पकड़ूं, अंदर वाले को। बाहर वाला तो कमाया जा सकता है, उसका तो मुझे अब एक्सपीरियंस है। अगर मैं 25,000 रुपीज से यहाँ तक पहुंच सकती हूँ तो नई शुरुआत करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो जिसने बुलाया पहले उसकी तो सुनो। तो मैंने गट फीलिंग की सुनी और मैं अंदर गई, तो मेरा बाहर का सब कुछ छूट गया कंप्लीटली, सब कुछ। मतलब मैं एम्प्टी हो गई। मैंने सोशल मीडिया पे एक दिन डाला भी था, ऐसे करके मैंने सेल्फी खींची और मैंने डाला था एम्प्टीनेस पे, मैंने पोइट्री लिखी थी उस टाइम। एंड देन आई रियलाइज लोग तो छूटते छूटते हैं, हमारे अपने कलर छूटते हैं, जो हम होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा फेथ सिस्टम होता है, मतलब जो हमने बिल्ड किया होता है, तो वो भी कोलैप्स होने लगा। धीरे 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 वो अंदर के भी छूटने लगे चीजें, मेरी सोच बदलने लगी, अपनी आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्मेशन में सर चली सब कुछ हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन मैं सुबह उठी तो मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मैंने नहीं पहचाना खुद को। अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे बिफोर और आज का जो मेरा, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे, उसको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मतलब मेरी 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 रिफ्लेक्शन बदल गई टोटली, मेरी सोच बदल गई, मेरी इमोशंस बदल गई, मेरी डिटैचमेंट हो गया सडनली, हर चीज से विड्रॉ किया मैंने अपने अंदर की ओर। बिकॉज रियलाइजेशन हो गया कि ये जो बाहर का होता है ये हमारे माया के साथ जुड़ा होता है। जब हम ये सब नहीं है तो हमारे साथ असली कौन है, तब परख होती है कि असली मेरा वेलविशर है या अपना है या दोस्त है, कौन है। तो मैंने देखा कि उस टाइम पर अपने रब के सिवा मैंने किसी को नहीं पाया, और उसको भी अपने दिल में धड़कते हुए महसूस किया कि यही है। जहाँ पे ये था, कोविड हुआ मुझे, तो मैंने डोर बंद किया और मुझे ये था कि शायद बॉडी छोड़नी होगी। तो वो जो कोविड के होते हुए जो मैंने डील किया उस कोविड के साथ साइलेंटली, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, दूसरों को सोचा कि क्या तकलीफ दूं, क्या ही परेशान करूं। तो मैंने उसको जो 10 डेज महसूस किया कि रोज मैं रात को सोती थी ये सोच के कि सुबह शायद नहीं होगी, निकलना है। तो मैंने उससे क्या किया, किसी को कुछ देना तो नहीं है, किसी का कोई पेंडिंग तो नहीं रहा,
अगर किसी का कभी दिल भी दुखाया था उसको फ़ोन करके माफ़ी मांगी कि माफ़ कर देना। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में बैठी कि मुझे जाना है, बट देन आई रियलाइज अगर मैं आज उस चीज़ को याद करूं, वो हुआ था कि आई बिलीव दैट इज कॉल्ड रीबर्थ। व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव रियलाइज जब मैं उस स्टेज से निकली तो मैं कुछ और ही निकली। मैं बड़ी निडर थी, करेजस थी to experience the life joyfully, peacefully. And I realized the most important thing in my life is peace, my energy and my time. तो मैं बहुत वाइज हो गई मैं टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। मैं अगर बात करूँ भी क्या वो बेनिफिशियल है तो करती हूँ, अदरवाइज आई चूज स्मॉल, चुप चुप रहती हूँ, साइलेंस। मैं अगर कुछ काम करूँ तो मैं बहुत माइंडफुल होती हूँ, इज इट सर्विंग एनीवन, खुद का या दूसरों का फायदा है इसमें तो करती हूँ, अगर नहीं तो आई चूज नॉन एक्शन, एफर्टलेस। तो मैंने मेडिटेशन जो रूट एनर्जी सेंटर का था मैं उस पर 3 साल रही। मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैं किसी से मिली नहीं, मैंने किसी से बात की, मैं कंप्लीटली मौन में रही, मैं लिक्विड डाइट में रही क्योंकि मेरी बॉडी सॉलिड डाइट ले नहीं रही थी, मेरा सॉलिड डाइट छूट गया। तो आप कह रहे हैं रिश्ते और मेरी एक्सटर्नल आइडेंटिटी जो मैंने क्रिएट किया था वो सब ऑटोमेटिकली छूटा, बट मेरे अंदर भी बहुत कुछ छूटता गया और मैं उसको छोड़ती गई हर स्टेज पे। तो एक स्टेज आता है हर मंथ जब मुझे पता होता है मेरा ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है, मेरा ये ऐब है, मेरी ये वीकनेस है, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ। पहले मुझे डिवाइन रियलाइज कराता है ये आपके अंदर ही कमी है, उसके बाद मुझे उसका प्रोसेस भी बताता है कि ये इससे ऐसे बाहर आना है। और फिर वो पूरा मंथ उस चैंटिंग पे लगता है, मेडिटेशन पे लगता है, प्रोसेस पे लगता है, एक्शन में लगता है, एक्शन ओरिएंटेड है मेरी जर्नी। तो जब वो एक्शन में वो एट्रीब्यूट आता है और कोई मुझे फीडबैक दे दे कि आपके अंदर ये खूबी आ गई, ये क्वालिटी आ गई, तो तब मुझे लग रहा कि अच्छा नाउ आई शुड फोकस ऑन द न्यू एट्रीब्यूट टू बिल्ड माई कैरेक्टर। सो इट वॉज अ जर्नी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। इसी स्टेज में किसी समय आप वेजिटेरियन हो गए, ये कैसे हुआ? सर मैं 2020 में जब वो लॉकडाउन हुआ था तो मैं ऑटोमेटिकली जिस दिन उठी तो मैं वेजिटेरियन ही थी, मुझे नॉनवेज खाने का मन नहीं किया, वो छूट गया मेरे से खुद ब खुद। और उसके बाद में मुझे 2 साल के बाद कोई बहुत आलिम मिले, वो 84 ईयर्स के हैं और उन्होंने ओमान में इमामत की थी, वो इमाम रहे हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल, वो जो मॉस्क में होते हैं। उनका नी पेन था, वो आए क्लिनिक में दिखाने, तो मैंने कहा मुझे नॉनवेज छूट गया मेरे से, मुझे बिल्कुल उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता, खाना तो दूर की बात है। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ छूट जाए दैट मीन्स आप इवॉल्व हो रहे होते हैं। जब आप इवॉल्व होते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है जो उस वाइब्रेशन पे होती है। तो उन्होंने मुझे बोला जो एनिमल है, एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो ह्यूमन के अंदर है ब्रेन में। तो ये जो एनिमल फ्लैश हम लेते हैं वो हमारे उसको साथी बन जाता है, वो उसको थोड़ा सा पावर देता है। तो उन्होंने बोला शायद आप जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं तो आप शायद एनिमल इंस्टिंक्ट एनर्जी से दूर रहना चाहते हैं, अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं। सो ऑटोमेटिकली हुआ। और फिर मैंने ये देखा मेडिकली लोग कहते हैं इससे विटामिन B12 मिलता है तो इससे हेल्थ बेनिफिट है, ये खाना ज़रूरी है, प्रोटीन है। बट सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब मेडिकल टेस्ट कराया, अपना चेकअप कराया, तो मेरा सब कुछ नॉर्मल आ गया, कहीं कोई डेफिशिएंसी नहीं है बॉडी में, रादर देन पहले से बेटर हुई है फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो ऐसा कोई मेडिकली जो हम मानते हैं चीज़ों को, तो आई फाउंड देन स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड मेडिकल। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी रीजनरेट होना शुरू हो गई। तो एक तरीके से कहें कोविड आपके लिए तो ब्लेसिंग बन के आया, सबसे बड़ी ब्लेसिंग उसने मुझसे मिलाया। मतलब मैं अपना मिरर को जब फॉग लगा था, डस्ट लगी थी, उसको क्लियर करते करते, साफ करते करते मैंने अपनी शक्ल देखी। तो कई बार मैं भी इस बात को मानता हूँ और मेरे इस विश्वास को और बल मिल रहा है कि सफरिंग उतनी बुरी नहीं होती। सफरिंग डिवाइन कॉल होता है, सोल कॉल होता है, वो और हमें बुला रहा होता है, बुला रहा होता है। शेक कर रहा होता है कि मेरी ओर आओ। तो जब तकलीफ आपके ऊपर आए तो उनसे डरे तो नहीं, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड रब का शुक्र है कि तकलीफ भेजी है उसने, क्योंकि सुख को तो सब कोई चाहता है, दुख को अपनाना और दुख को पहचानना और दुख से सीखना
तब तो सुख की कदर हो जाती है। मुझे लग रहा है कि इंसान को फिर अब मेरा जो स्टेज है, मुझे चाहे कोई कितनी भी बड़ी खुशी हो, मुझे ओवरवेलमिंग नहीं होती, मतलब मेरे में वाइब्रेशन चेंज नहीं होती। मुझे लग रहा है इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये जो डिवाइन ड्युअलिटी है, सुख दुख, दिन रात, ब्लैक व्हाइट, ये जो ड्युअलिटी है, ये ड्युअलिटी का पार्ट है। अगर खुशी है तो अच्छा है, अगर दुख है तो भी अच्छा है, क्योंकि दुख में मेरा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, वो मुझे रियलाइज कराता है। वो पेन मुझे कुछ लेके आता है संदेशा कि करो, इस पर ध्यान दो। वो मुझे उसका, अब मैं जब मेरी लाइफ में अब जब दुख आता है या टफ टाइम आता है, चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिर लेसन्स आते हैं, तो बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ सर, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई वुड आस्क माई सेल्फ ओनली वन क्वेश्चन कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच मी, ये क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया। और मैं मेडिटेट करके एकदम ध्यान देते हैं ना कि इसमें क्या लेसन है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये लेसन, ये पेन किस लिए आया है। और मुझे इंडिकेशन मिल जाता थोड़े दिनों में। मैं रात को मेडिटेट करके पूछ के क्वेश्चन हो जाऊंगी, सुबह मैं जब उठती हूँ बहुत क्लैरिटी के साथ उठती हूँ कि इसका मतलब मुझे यहाँ ध्यान देना है अपने लाइफ के इस चैप्टर पे। और जब उस चैप्टर पे ध्यान देती हूँ तो मैंने देखा वो दुख जब तक गायब हो जाता है तब तक एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग आती है कि जिसको, जो मेरे इमेजिनेशन से बाहर होता है, वो जो उससे पहले मैंने दुआ मांगी होती है, अब वो कैसे मैनिफेस्ट होगी वो पता नहीं होता। ये जो आता है वाइब्रेशन, शेकिंग, चैलेंज, ये मुझे प्रिपेयर करा रहा होता है उसके लिए, और उसके बाद वो सुख मेरे लैप में आता है। और मैं सोचती हूँ अच्छा अब मैं इस लायक बनी हूँ, मेरी वाइब्रेशन चेंज होने थे। तो ग्रैटिट्यूड तो पहले दुख में भी आया ना, तो फिर सुख में तो आता ही है। सो दुख में ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज बरकत है, बरकत, बरकत है उसमें। बरकत है सर। इसको हमारे यहाँ संभाव कहती है। ये तो बड़ी सेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि जो सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में अ, एक सा रहे, हाँ वही जीवन है। वही जीवन, और वही एक तरीके से को सेंटली लाइफ है। मतलब इसमें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कोविड पीरियड में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसने आपको बिल्कुल, मुझे लगता है ये कलेक्टिव आया, मेरे पूरे फ्रेंड्स में आया, मेरे परिवार में सबको, फैमिली में आया, चेंजेस सब में आए। लेकिन कोई उन चेंजेस को पहचान पाया और अपने पर वर्क कर पाया, चेंज कर पाया खुद को। किसी ने उसको कुछ टाइम तक एंजॉय किया और उसके बाद वो उनके जीवन में गायब हो गया, बिकॉज उन्होंने अपनी हैबिट नहीं बदली। मैंने हैबिट बदली। मुझे लग रहा है हैबिट बदलने के लिए आपको एक अलग ही इंसान बनना पड़ता है। तो मैंने पहले हिंट को पकड़ा, उसके बाद मैंने हैबिट चेंज की, क्योंकि अगर हम, ये गाड़ी की तरह है सर, अगर हम गियर ही नहीं बदलते तो फिर गाड़ी उस स्पीड पे चलेगी नहीं। तो हमें नई वाइब्रेशन में, नए चीज में आने के लिए, न्यू पर्सन बनने के लिए हमें हैबिट बदलनी बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा मेरे जीवन में स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है, ये कोई नई बात नहीं। ये वही ऑथेंटिक एनर्जी है जो मैं हूँ, जो मैं बचपन में थी। उसके बाद इसको जीवन जो है थोड़ा सा एक्वायर जो हम करते हैं, ब्रेन को डेवलप हो जाता है, जिसको ईगो बॉडी कहते हैं। वो जब वो डेवलप हो जाती है तो हम कुछ और बन जाते हैं। और जब हम वो मास्क उतारते हैं, वो कॉस्ट्यूम छोड़ देते हैं, तो हम वही बनते हैं जो हम थे। जो हम थे। तो स्पिरिचुअल थे, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल रहेंगे। ये नई चीज नहीं है, ये लाइफस्टाइल है सर, अगर इसको अवेयरनेस के साथ जिया जाए। देखते इसके हम एक्चुअली, जैसे आपने शुरू में कहा, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर डिवाइन बीइंग्स। बस हम जानते नहीं है। और बस ये जानने, ये जर्नी केवल ना जानने से जानने की होने की है। हाँ, और मैंने अपने सर्कल में देखा, बिकॉज मैं काउंसलर भी हूँ, स्पिरिचुअल काउंसलर, मैं काउंसलिंग्स भी जब करती हूँ, मैंने देखा जानने और मानने में फर्क है। ऑफ कोर्स। जो मानते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उनका फेथ सिस्टम थोड़ा शेक हो जाता है। और जो जानते हैं बैठ के मेडिटेशन करने, और जिन्होंने जान लिया कि ये क्या है, सो मुझे लगा वो जब खुद पर आती है, कहते हैं खुद को जानना रब को जानना होता है। तो जब हम खुद को जानने में लगते हैं तो हम अपने रब को जानने लगते हैं। और जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम ये जान जाते हैं, तो हम 100% श्योर हो जाते हैं। हमें यकीन होता है कि वो अंदर ही है, वो जो एक पल, क्या एक ब्लिंक के लिए भी हमें खाली नहीं छोड़ता अकेला। अपने जिक्र की आप काउंसलिंग करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का? मीन्स मैं कोई भी चीज के तह तक जाऊंगी, देखूंगी इसका रूट कहाँ पे है। अगर उसका रूट ठीक कर लेंगे, जैसे एक थॉट जो है इमोशन को चेंज करता है, और जब इमोशन चेंज हो जाती है फीलिंग चेंज हो जाती है। अगर फीलिंग चेंज हो गई तो बॉडी जल्दी हील हो जाती है। मतलब यकीन रहे आगे वाले को कि ये जो ट्रीटमेंट है अच्छे के लिए हो रहा है। वो जो ही उसके साथ कनेक्ट कर पाता है ट्रस्ट के साथ, मैंने देखा वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है।
तो काउंसलिंग में मेरे पास स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत सालों से मेडिसिन लिया होता है लेकिन उनको ठीक नहीं होता। जब वो मेडिसिन छोड़ देते हैं उनको फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये देखा है कि जो बॉडी है, माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन है, अगर उसमें ये देखा जाए कि कहाँ पे कौन सा पैरामीटर को इम्प्रूव करना है। लेट अस से डिप्रेशन इज नथिंग, आई कॉल इट सैडनेस। सैड हार्मोन, सैड केमिकल बॉडी को हावी हो गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर एक सैड हार्मोन है कॉर्टिसोल, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन है, सिर्फ वहां पे ना 4 हार्मोन हैप्पीनेस के और पीस के भी है। अब इंसान के दिमाग में क्वांटम लेवल पर जाके ये बताना होता है कि एक चीज 4 पर कैसे हावी हो गई, ये बताओ। आप ही के अंदर 4 है, आप ही के अंदर 1 है, तो आपने एक को कैसे इतनी इंपॉर्टेंस दी कि 4 कम पड़ गए। तो क्वांटम लेवल पर उनको जब काउंसलिंग की जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे 3 काउंसलिंग सेशंस में वो ठीक हो जाते हैं। अभी तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 2020 से अभी तक मेरे 3 काउंसलिंग सेशन से लोग जो है, स्ट्रेस, एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हर 15 डेज में एक काउंसलिंग सेशन होता है। तो आई कुड कंट्रीब्यूट एट दैट लेवल आल्सो, व्हिच वाज माय स्पिरिचुअल गिफ्ट। बहुत बहुत खूबसूरत बात जी। आपने कही, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपने बुक भी लिखी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाउ टू राइट ऑफ योर पेन। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने कहा कि मेरा जो नॉलेज था वो इनबिल्ट था, वो उतना क्वालिफिकेशन और बुक से नहीं आया जितना अंदर प्रैक्टिस से आया। बिकॉज पैशन था जो प्रोफेशन चूज किया था। तो वो जो अंदर का आया, जिसको हम डिवाइन विजडम कहेंगे, मुझे ये था कि एक इंसान अपना लाइफस्टाइल कैसे बदले ताकि उसको एक्स एंड पेन्स ना हो। तो प्रिवेंशन मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान था। प्लस हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी का वर्कशॉप किया था, वेलबींग फॉर एम्प्लॉयज। तो जब मैंने वो, तो कंपनीज क्या करती है, कॉर्पोरेट्स या मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इन्वेस्ट करती है सीनियर ऑफिशियल्स के लिए। वो जो एग्जीक्यूटिव लेवल नीचे जो टीम होती है उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे उस टाइम पर। अब तो चेंज हो गया, अब सबके लिए होता है। बट मैं, वो पेड वर्कशॉप होता है हमारा, मैं जब उस वर्कशॉप से निकली तो लिफ्ट में मैंने किसी को देखा, एम्प्लॉय को, जो कि एक एग्जीक्यूटिव था, हाउसकीपिंग का एम्प्लॉय था। उसका बैग था लेग में ऐसे अटका हुआ एक साइड से, रॉन्ग साइड से। तो उसने मुझे, मतलब पॉस्चर रॉन्ग था। उन्होंने मुझे पूछा, मैम क्या हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, आप हमारे लिए कुछ नहीं करते। और वो मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गया उस टाइम पर। तो मुझे लगा कि नहीं, हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंशन फॉर ऑल क्या हो सकता है। तो मैंने बुक लिखी जिसमें प्रिकॉशंस है, हाउ टू प्रिवेंट एक्स एंड पेन्स, फिजियो टिप्स, फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन का पोस्चर क्या होना चाहिए डेली लाइफ में, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ताकि ये बैक एक, नेक पेन, नी पेन, कोई एक्स एंड पेन्स ना हो जब तक कि डिजीज ना हो, मतलब जो पोस्चर की वजह से होता है, रॉन्ग पोस्चर। तो मैंने लाइफस्टाइल पर एक बुक लिखी और सिंपल टिप्स, ताकि वो अफोर्ड कर पाए। और आई थिंक बुक्स तो इतनी महंगी होती भी नहीं है, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट होती है उनकी। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दिया इन्फॉर्मेशन कि अगर आप ये लाइफस्टाइल ऐसे जिएंगे, ऐसे पोस्चर रखेंगे अपना, मतलब कैसे सोना है, उठना है, बैठना है, राइट पोस्चर का ध्यान रखा जाए, जो कि नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। और एक्स एंड पेन्स होगा नहीं तो पैसे लगेंगे नहीं और टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। इसके अलावा आप फिलियोथेरेपिस्ट भी हैं, क्या करते हैं? मेरे लाइफ में ना सर, चैरिटी एक पार्ट रहा हमेशा। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने करियर शुरू किया था 25,000 रुपीज से, तो मेरे पास ऑप्शन एक एम्प्लॉय रखने की थी उस टाइम, हेल्पर जो क्लिनिक को खोले, बंद करे और जो ध्यान रखे। तो मैंने SOS विलेज से एक लड़की थी, मैंने उसको उस टाइम पर प्रेफर किया है टू कंट्रीब्यूट, उसका भी एक मतलब जॉब क्रिएट हो जाए। तो मैंने हमेशा NGOs के साथ सपोर्ट किया है। मैं चैरिटी, मतलब मैं फाइनेंशियली भी करती थी, मैं अपना टाइम भी देती थी, क्योंकि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं तो हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एज ए सेड, आई वैल्यू माई टाइम, तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करती थी। ऑर्फेनेजेस में काम किया, विडोज के साथ काम किया, तो मैंने अपना टाइम दिया है जो कंट्रीब्यूशन सेवा हो सकती थी। और जो मैं कमाती थी उसका एक परसेंटेज आता था NGOs के लिए। लेकिन 2018 में मुझे रियलाइजेशन हो गया कि मैं ये जो देती हूँ पैसा, वो राइट तरीके से यूटिलाइज होता है नहीं होता है वो नहीं पता चलता था। रिसिप्ट नहीं मिलती थी, कोई प्रूफ नहीं मिलता था जहाँ मैं पैसा देती थी। तो फिर मुझे किसी एडवाइजर ने, किसी मेंटोर ने कहा है कि आप एक NGO होना चाहिए आपका, जिसमें ये फंड आप डालोगे और वहां से वो चैरिटी हो जाएगी।
तो मैंने क्या किया, 2018 में एक केआरबी फाउंडेशन खुला है जो सेल्फ फंडेड रहा है, जो मैंने कमाया। मेरा प्राइवेट कंपनी केआरबी हेल्थ केयर के नाम से रही है। तो उसमें से हम केआरबी फाउंडेशन में एक परसेंटेज डालते थे और वहाँ से हम चैरिटी करते थे। तो मैंने देखा बहुत जगह पे, कश्मीर में एक जगह है, उसको खिरम बोलते हैं, साउथ कश्मीर में। उनका एक मदरसा बनना था, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, एक कुरान पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने बोला, तो उनको वो बिल्ड करा दिया, उसके लिए फंड किया। बहुत जगह पे एनजीओज में, चाहे रिलीजन कोई भी था, जहाँ पे ऑर्फनेजेस बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन करवाई, एजुकेशन का पैसा दिया। विडोज तक लॉकडाउन में कॉन्स्टेंटली 2,000 रुपीज हम उनके बैंक में डालते थे, जिनका कोई नहीं था, जहाँ पे प्रूफ हो जाता था कि टफ टाइम है। गुड़गांव में हमने 4 लाख मील्स का कंट्रीब्यूशन किया है लॉकडाउन में, केआरबी फाउंडेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, जिसमें स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा इन्वॉल्व थी। तो ये बड़ा बरकत वाला पैसा रहा है। और विमेन एम्पावरमेंट पे हमने काम किया है, स्किल डेवलपमेंट अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए किया है, और 100 गर्ल्स हमने ट्रेन किए हैं और उनको जॉब प्लेसमेंट भी की है। बात सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं थी एक गरीब बच्ची के लिए, बात थी उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए गए हैं। तो एज ए सेड, एक्शन मेरे लिए थेरी नहीं रही है स्पिरिचुअलिटी, मेरे लिए एक्शन ओरिएंटेड रही है हमेशा। आई वाज इन अ प्रिविलेज टू गेट अ चांस टू मीट माय रोल मॉडल, जो बहुत कम लोगों को चांस मिलता है लाइफ में। दैट वाज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो मेरी कलाम सर से जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे ब्रेन में एक थॉट डाला, जो मैंने देखा कभी कभी जो नेक लोग होते हैं, जो प्योर होते हैं, वो बॉडी छोड़ने के बाद भी लोगों को इंस्पायर करके उनसे काम करवाते हैं, एक्शन करवाते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि आपका काम है, आप हीलर है, आपका हीलिंग हैंड है, आप 100 हीलिंग हैंड्स ट्रेन करिए। तो ये 100 नंबर वहीं से आया, मैंने देखा ये भी पूरा हो गया। मैंने कहा सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है। उन्होंने पता नहीं कि शिद्दत से मुझे बोला कि रिदवाना, यू आर अ हीलर, so make sure before you leave the body you train 100 healing hands, so that when you leave the body they earn, they pray for you, and one girl is equal to one family. You are nurturing one family, you are making one girl financially independent, means giving skill, जो एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ओल्ड एज में तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है लोगों को। तो बोला वो अनएम्प्लॉयड कभी नहीं रहेंगे, उनको स्किल दो, उनके हैंड्स को ट्रेन करो, अपनी हीलिंग उनके अंडर ट्रांसफॉर्म कर दो, और जब आप बॉडी छोड़ेंगे वो आपके लिए दुआ करेंगे हर स्टेज पर। सो मे बी ये जो एंटरप्रेन्योर, ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट, मेरा जो मिशन रहा है, वो इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर कलाम। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सो आई प्रे फॉर हिम एट एवरी स्टेज, एंड आई एम श्योर दोज गर्ल्स आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर मी एट एवरी स्टेज। सो मुझे लग रहा है सर, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। मुझे लोगों ने टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है, चाहे मेरी एजुकेशन थी, उस पे भी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत बार मिली है। ग्रेजुएशन के बाद में मेरी जो भी एजुकेशन हुई वो स्पॉन्सर्ड बाय अदर्स है। तो मेरे लाइफ में मेंटोर्स भी ऐसे आए जिन्होंने रोल प्ले किया है। मैं जो भी बनी वो मेंटोर्स की मेहनत से बनी हूँ। एक होता है ना, हमें फैमिली से मिलता है विरासत में कुछ। मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग मेंटोर से हुई टाइम टू टाइम। मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसमें मेरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन तक फैमिली पढ़ाती है एक बच्चे को, उसके बाद मैंने स्पॉन्सरशिप पे पढ़ा है। और मेरे लिए लोगों ने जिस लेवल से कंट्रीब्यूट किया है, जनरोसिटी दिखाई है मुझे एक्शन में, जो हम सबकॉन्शियसली सीखते हैं लोगों के एक्शन से, वो जब मैं बनी तो आई स्टार्टेड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो मुझे लग रहा है अगर हम जो होते हैं, लोग हमसे सबकॉन्शियसली हमारे लाइफस्टाइल से सीखते हैं और वो भी देते हैं सर, तो ये ऐसे ही चेन सी चलती है। मतलब एक कैंडल दूसरी कैंडल को लिट कर रही है, तो बरकत ही बरकत है। बरकत ही बरकत है। डॉक्टर रिद्धिमा, पॉडकास्ट को हमारे व्यूअर्स देखेंगे और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आपके इन सूदिंग वर्ड्स की ज़रूरत है। उनके लिए आपके पास हम श्योर मैसेज जरूर होगा। आप एक बार व्यूअर्स से मुखातिब होकर आप उनको एक अपना मैसेज जरूर दीजिए। आप सबको मेरे तहे दिल से सलाम, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बी ऑथेंटिक। आप जो है बस वही रहिएगा। अपनी जर्नी दूसरों से सीखिए, इन्फ्लुएंस हो जाइए, लेकिन करिए वही जो आपकी गट फीलिंग कहती है, बिकॉज इट इज मेंट टू बी।
तभी कुछ नया क्रिएटिव होगा इस दुनिया में, जब हर इंसान अपनी यूनिक क्वालिटी जाने कि वो एक यूनिक कोड पर है, एक यूनिक फ्रीक्वेंसी पे है, कि आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं बनाया रब ने। तो जब आपको एक फ्रीक्वेंसी यूनिक कोड पे बनाया तो उसकी कदर करे, अपने रब का शुक्र करे, उसने आपको लाइफ जीवन में रखा है। तो इस लाइफ का जो पर्पस है दैट इज़ टू सर्व सेल्फ एंड टू सर्व अदर्स। सो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो है ना, कहते हैं इंसान को पैदा किया है इंसानियत के लिए, इंसान को पैदा किया है हमदर्दी के लिए, एम्पैथी, कंपैशन। तो आप यूनिक रहिए, आप रहिए, ऑथेंटिक रहिए, सबसे सीखिए, बट करिए वही जो आपके अंदर है। और सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरी है, जो मेरे जीवन में ओवरऑल प्रोफेशनल, साइकोलॉजिकल एंड फैमिली सबको मिला के जो मेरी लर्निंग रही है वो ये है, दैट इज़ सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ एम्पैथी, सेल्फ कंपैशन। जब हम ये सीखते हैं हमें इसकी एसेंस आती है। जब ये ओवरफ्लो करता है ये हमसे रेडिएट करता है। जब ये आपसे रेडिएट करेगा तो ऑटो मोड पे जनरॉसिटी हो जाएगी, चैरिटी हो जाएगी। सो प्लीज फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स, फोकस एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन हेल्प। इट कम्स ऑन टाइम, राइट टाइम। थैंक यू Dr. Ridhima, thank you so much for Thanks. talking to us, taking time to come here, share these beautiful moments of your life and messages which will last till life. Thank you so so much. Entire team of Blessing Ready is proud to be associated with Anything Will Do, a non-profit organization working towards humanity. If you would like to be associated with Anything Will Do, please follow the link given in the description below.